हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में लेकर आए हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फॉरेन मार्केट सिलेक्शन। इसमें हम आज की वीडियो में सारा सिलेक्शन के ऊपर स्टडी करेंगे, साथ में ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है ये स्टडी करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इंटरनेशनल मार्केटिंग की सभी वीडियोस को वॉच करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इंटरनेशनल मार्केटिंग की वीडियोस वॉच कर पाएंगे। आज की इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोज़ लाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे गिवन है आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग फॉरेन मार्केट्स। तो बात करेंगे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। तो पहला स्टेज होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, कि एक सही मार्केट सिलेक्ट करना, एक राइट मार्केट को सिलेक्ट करना पहला स्टेज होता है कि हमारी मार्केट कौन सी होगी। तो अब मार्केट तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे लिए कौन सी सही होगी उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपोर्टर कैन सेल हिज प्रोडक्ट प्रॉफिटेबली इज इसेंशियल बिकॉज वन मार्केट डिफर फ्रॉम अनदर। अब देखिए, बोला गया है कि राइट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ पे एक्सपोर्टर जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है प्रॉफिटेबली, ताकि उसको प्रॉफिट भी हो, है ना। क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, तभी तो हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक मार्केट जो है वो डिफ़र होता है, दूसरे मार्केट से अलग होता है। और ए पर्सन कैन नॉट सेल हिज प्रोडक्ट इन ऑल द मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक एक्सपोर्टर बोल दें या इंटरनेशनल मार्केटर बोल दें, जो है अपने प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड की मार्केट में नहीं बेच सकता है। सो ही हैज़ टू सेगमेंट दैम। तो इसीलिए सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से आप मार्केट को डिवाइड करें ताकि मार्केट की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं और आपका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य भी पूरा हो जाए, आपके प्रोडक्ट्स भी बिक जाएं। तो इट रिक्वायर्स कंक्रीट एफर्ट, अदरवाइज द फर्म विल नॉट सक्सीड इन मार्केटिंग। तो अब एक सही मार्केट को चुनना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे फर्म को। अगर फर्म ने ऐसा नहीं करा तो फर्म सक्सेस नहीं हो पाएगी उस मार्केटिंग में। एंड राइट प्रोडक्ट इन द राइट मार्केट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे जिस मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है, वो प्रोडक्ट वहीं बिकना चाहिए, वहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड ही ना हो और हम वहाँ पे बेचने की सोच रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब एफर्ट्स लगाए जाते हैं राइट मार्केट को चुनने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पैसा लगता है। और हम जानते हैं हमारे जो है टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा अगर हमें अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना है तो। क्योंकि अगर हमने गलती से भी गलत मार्केट चुन लिया तो हमारे को नुकसान होगा, हमारे रिसोर्सेस वेस्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो डिमांड ही नहीं है ना आपके प्रोडक्ट की। तो इट ऑल्सो हेल्प टू मिनिमाइज बिजनेस रिस्क। तो अब अगर आप एक सही मार्केट चुनोगे, सही मार्केट का सिलेक्शन करोगे, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस रिस्क भी मिनिमाइज होगा ना, कम होगा, एंड ऑब्वियसली सक्सेस भी मिलेगी फिर। तो इट इज़ देयरफॉर बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ फ्यू फ्रूटफुल मार्केट्स रैदर देन टू स्प्रेड टू थिनली। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमसे बोला गया है कि हमको कॉन्सेंट्रेट किस चीज़ पे करना है, ऐसी मार्केट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है जहाँ से हमको कुछ फ़ायदा होगा, है ना। बजाय कि आप अलग अलग मार्केट चुन लें बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं करना। कॉन्सेंट्रेट करना है आपको एक अच्छी मार्केट के ऊपर, तभी आप जो है सक्सेस हो पाएंगे। तो एज सून एज द एक्सपोर्टिंग फर्म एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन वन और फ्यू सिलेक्टेड मार्केट, इट कैन मूव ऑन टू अदर मार्केट। अब जैसे जैसे फर्म जो है अपने आप को एक या कुछ मार्केट्स में इस्टेब्लिश कर लेगी,
फिर वो दूसरे मार्केट में मूव ऑन करती रहेगी और सर्वे भी लेती रहेगी नई नई मार्केट्स का। तो इनिशियली यानी कि पहले ये बेटर रहेगा कि आप अपने अप्रोच अपनाएं कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हों, देन अप्रोच ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन कस्टमर इन अदर मार्केट्स। मतलब इनिशियली बेटर रहेगा कि आपके कस्टमर जो हैं उनके नंबर ऑफ लिमिटेड हो बजाय कि लार्ज नंबर के। एंड बिफोर मेकिंग एन एंट्री इनटू द वर्ल्ड मार्केट, अगर इंटरनेशनल मार्केट वर्ल्ड मार्केट में एंटर करने से पहले अ फर्म हैज़ टू आइडेंटिफाई दोज मार्केट्स इन विच इट कैन सेल इट्स प्रोडक्ट ईजीली। एक फर्म को आइडेंटिफाई करना चाहिए उन मार्केट्स को जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से बेच सकती हैं। वन मार्केट डिफर फ्रॉम अनदर, एक मार्केट दूसरे मार्केट से अलग होता है, बट फिर भी इन वन रिस्पेक्ट और दी अदर दे कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट सेगमेंट, लेकिन फिर भी जो है अलग अलग सेगमेंट्स जो है वो ग्रुप में बनाए जा सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्म एंटरिंग द वर्ल्ड मार्केट। अब इम्पॉर्टेंट है फर्म के लिए जो भी वर्ल्ड मार्केट में एंटर करना चाह रही हैं कि वो अपने मार्केट को कुछ इस तरीके से सेगमेंट करे, कुछ इस तरीके से डिवाइड करे ताकि वो इफ़ेक्टिवली रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए कस्टमर्स की। तो सेगमेंटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस द एक्सपोर्टर इज़ एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू अ सिंगल कंट्री। तो बोला गया है अगर एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट को किसी एक ही देश में एक्सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर सेगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इट नीड टू डू सेगमेंट। लेकिन फिर भी ज़रूरत है सेगमेंटेशन की, कहाँ पर? जहाँ पर एक्सपोर्टर एक से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा हो। तो अब यहाँ से क्लियर है कि सेगमेंटेशन वहाँ ज़रूरी नहीं है जहाँ एक्सपोर्टर सिर्फ सिंगल कंट्री में ही एक्सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन वहाँ ज़रूरी है जहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा हो। अब यहाँ पे हमको कुछ क्राइटेरिया गिवन है कि कैसे हम वर्ल्ड मार्केट्स को क्लासीफाई करेंगे, मतलब उसको डिवाइड करेंगे। तो अब फर्म को सिलेक्शन करने से पहले क्या करना होता है, वर्ल्ड मार्केट्स को क्लासीफाई करना होता है। तो वो कुछ बेसिस पे किया जाता है। यहाँ पे हमें कुछ बेसिस गिवन है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और यहाँ पे हमें गिवन भी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो के बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं मार्केट्स को। नंबर 2, स्टेजेस ऑफ डिमांड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। नंबर 3, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, एंड अदर बेसिस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चार्ट में पूरा गिवन है, ये चार्ट आप बिल्कुल रट लीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मार्केट सिलेक्शंस का या वर्ल्ड मार्केट का क्लासीफाई कैसे करेंगे आप, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस पोर्टफोलियो की। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो मार्केट को क्लासीफाई किया गया है 3 भागों में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी मार्केट में क्या बोला गया है कि दीज मार्केट प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट। तो ये मार्केट प्रोवाइड करते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के लिए, कि अगर लंबे समय के लिए डेवलपमेंट चाहता है मार्केटर एक्सपोर्टर, एंड स्कोर हाई ऑन द लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथ ऑन कंपनीज कम्पिटिटिव कैपेबिलिटी। तो बेसिकली प्राइमरी मार्केट जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के लिए, और साथ में स्कोर हाई ऑन द लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथ, मतलब हाई स्कोर कर पाएँ किस लेवल पर, अट्रैक्टिवनेस और कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी है, कंपनी की स्ट्रेंथ, तो इस चीज़ के लिए ये है प्राइमरी मार्केट। नंबर 2, सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो ये वो मार्केट होता है वेयर अपॉर्चुनिटीज़ आर आइडेंटिफाइड, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो आइडेंटिफाई की जाती हैं बट कंपेटिटर इज़ परसीव्ड एज बीइंग टू हाई टू मेक लॉन्ग टर्म इररिकवरेबल कमिटमेंट्स। लेकिन जो कंपेटिटर है या जो इकोनॉमिक रिस्क जिसको हम बोलते हैं उसको जो है परसीव किया जाता है मतलब ज़्यादा हाई, एंड कि भाई अगर लॉन्ग टर्म में हमें जो है कमिटमेंट्स करनी है तो उसके रिगार्डिंग जो है ये बोला गया है कि कंपेटिटर को परसीव किया जाता है टू हाई, मतलब ठीक है। टर्शरी की बात करें तो दीज आर कैच व्हाट यू कैन मार्केट्स। तो बोला गया है
इनको बोला गया है कैच व्हाट यू कैन, मतलब कैच कर लीजिए जो आप कर सकते हो। तो दीज मार्केट्स आर परसीव्ड एज हाई रिस्क बोला गया है टर्शियरी मार्केट्स को। एंड सो द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ मिनिमल, यहाँ पे रिसोर्सेज का एलोकेशन भी बहुत कम है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस मार्केट्स के वो शॉर्ट टर्म में होते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, तो इसीलिए कंपनीज गिव नो रियल कमिटमेंट, यहाँ पे कंपनी जो है रियल कमिटमेंट नहीं देती। तो बेसिकली अभी हमने बिजनेस पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से मार्केट्स पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डिमांड के बेसिस पे हमारे दो टाइप के मार्केट होते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट्स होता है और पोटेंशियल मार्केट्स होता है। बात करेंगे सबसे पहले एग्जिस्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है जो एग्जिस्टिंग है। तो इन दिस टाइप ऑफ मार्केट्स द कंज्यूमर डिमांड इज़ प्रॉपरली नोन। इन टाइप के मार्केट्स में कंज्यूमर की डिमांड जो है पता होती है ऑलरेडी, एंड और ऑब्वियसली उस मार्केट में प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं उन डिमांड को पूरा करने के लिए। और जो रेट ऑफ कंजम्पशन है या नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, कैन हेल्प इन कैलकुलेटिंग दी प्रेजेंट डिमांड, क्योंकि हमको नंबर ऑफ कस्टमर पता है, हमें उनका रेट ऑफ कंजम्पशन पता है एग्जिस्टिंग मार्केट्स में, तो इसीलिए हम प्रेजेंट डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एग्जिस्टिंग मार्केट में आ गया। पोटेंशियल मार्केट का मतलब वेयर नो मार्केट एग्जिस्ट एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू लेटेंट एंड इंसिपेंट मार्केट्स। तो पोटेंशियल मार्केट वो मार्केट्स होती हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उन मार्केट्स में पोटेंशियल ज़रूर है एग्जिस्ट होने का। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, लेटेंट मार्केट और इंसिपेंट मार्केट। लेटेंट मार्केट क्या होता है, इस मार्केट में देयर इज़ अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बट इट इज़ नॉट सर्व बाय एनीबडी, कि मार्केट में डिमांड तो है प्रोडक्ट के लिए लेकिन कोई उस डिमांड को पूरा नहीं कर रहा, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करा रहा मार्केट में उस डिमांड को पूरा करने के लिए। तो लेटेंट मार्केट्स हैव पोटेंशियल कस्टमर, लेटेंट मार्केट्स के पास पोटेंशियल कस्टमर तो होता है बट समबडी शुड सप्लाई प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई इट, लेकिन कोई होना भी तो चाहिए ना उन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए ताकि कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई हो पाए। इंसिपेंट मार्केट की बात करें तो दीज मार्केट डू नॉट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करते। कंडीशन प्रिवेलिंग गिव एन इंडिकेशन टू द फैक्ट दैट देयर इज अ लाइक्लीहुड फॉर द एमर्जेंस ऑफ सच अ मार्केट इन फ्यूचर। मतलब इंसिपेंट मार्केट वो मार्केट होते हैं जो एक इंडिकेशन देते हैं कि ये मार्केट फ्यूचर में ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड है, there will be preference for product and it will lead to latent market and then to existing market। तो यही सब है इसमें। उसके बाद stages of development के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है मार्केट को। बात करेंगे stages of development के बेसिस पे तो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड इकोनॉमीज, तो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट। जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड का ये मतलब है ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लाइक चाइना। तो अब ऐसी कंट्रीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज़ प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट, ये लार्ज मार्केट प्रोवाइड करते हैं एज दे हैव नो और लिटिल इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। इन कंट्रीज़ में किसी भी प्रकार का इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होता। तो दीज कंट्री ले मोर एम्फोसाइज ऑन द प्रोडक्शन, ये कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट्स बनाओ, एंड ये फोकस करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पर और डेवलपमेंट पे भी। और दे लाइक टू इम्पोर्ट गुड्स ऑफ सिंपलर टेक्नोलॉजी, तो सिंपलर टेक्नोलॉजी के गुड्स भी इम्पोर्ट करने के लिए करती हैं, ये इच्छुक होती हैं। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हो गई डेवलपमेंट के उसमें। उसके बाद मोर डेवलप्ड डेवलपिंग इकोनॉमीज़, तो बात की गई है ऐसी इकोनॉमीज़ जो डेवलप्ड तो हैं और साथ में डेवलपिंग भी हैं। तो दिस कैटेगरी वुड इंक्लूड कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया डेवलप्ड भी है और डेवलपिंग भी है, ब्राज़ील, मैक्सिको, हांगकांग एक्सेट्रा। तो दीज कंट्रीज आर स्ट्राइविंग टू अपडेट देयर टेक्नोलॉजी फॉर करेंट रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये अपनी टेक्नोलॉजीज़ को अपडेट करना चाहती हैं ताकि हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इम्प्रूव हो और ज़्यादा एफिशिएंसी आए और ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो। तो अब
देयरफॉर हैव मच स्कोप फॉर एब्जॉर्बिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का, और इन देयर एफर्ट्स टू सेटअप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाएंगे, तो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप जॉइंट वेंचर्स। तो ये इंटरेस्टेड होते हैं जॉइंट वेंचर सेटअप करने में इन अदर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, है ना, कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे ये उन कंट्रीज़ के साथ जॉइंट वेंचर सेटअप करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पे इंडिया फॉर एग्जांपल हैज़ एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सम डेवलप्ड कंट्री द वर्ल्ड लाइक जापान। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है कि इंडिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लाइक जापान के साथ, यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, और टू इम्पोर्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, है ना। तो जापान से मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कराई इंडिया ने, और उन्होंने जो है फिर क्या करा, मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी मंगाई, और फिर इंडिया ने क्या करा, जॉइंट वेंचर किया किसके साथ, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ लाइक नेपाल, भूटान, है ना। तो ये लेस डेवलप्ड कंट्री है। तो बेसिकली डेवलपमेंट के बेसिस पे हम मार्केट को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये जो मार्केट का हमने एग्जांपल पढ़ा ये टेक्नोलॉजी के ऊपर था कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत किन किन को है, मतलब वो मार्केट था। रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज़ की बात करें तो दिस कैटेगरी इंक्लूड कंट्री लाइक दोज इन गल्फ एरिया एंड मैनी कंट्री इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो एक्सपोर्टिंग क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कंट्रीज, ऐसी इकोनॉमीज़ की बात की जा रही है। तो सच कंट्री एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड परचेज एवरीथिंग। तो ऐसी कंट्रीज क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती हैं और वो परचेज करती है लाइक फूड, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, सर्विस फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो देयर फॉरेन अर्निंग्स आर अनसर्टेन, उनकी फॉरेन अर्निंग्स जो है वो अनसर्टेन होती है बिकॉज लार्ज फ्लक्चुएशन इन देयर एक्सपोर्ट प्राइजेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है एक्सपोर्ट के प्राइजेस में। तो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मच ऑफ देयर रिक्वायरमेंट एंड इम्पोर्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो इसीलिए वो इम्पोर्ट करती हैं चीज़ों को। एंड दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इम्पोर्टिंग टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट्स वही होते हैं ना जो हमने मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज़ में पढ़े थे। टर्न की नाम से ही पता चल रहा है कि जब एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है उसके बाद हम ऑनर को उसकी चाबी पकड़ा देते हैं। तो इसी टाइप का था, हमने पढ़ा था। तो चेंजेस इन दिस कंट्री टेक प्लेस रैदर स्लोली। इन कंट्रीज़ में जो चेंजेस होते हैं वो स्लोली होते हैं। द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन इन प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय दिस कंट्रीज मच लेस देन द रिक्वायर्ड बाय डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन कंट्रीज़ के द्वारा जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है बजाय कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के। सब्सिस्टेंस इकोनॉमीज़ की बात करें तो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ फाउंड इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा कम डेवलप्ड हैं। दे ऑलमोस्ट प्रोड्यूस नथिंग, वो कुछ बनाती ही नहीं है, वो सब कुछ इम्पोर्ट कराती है, वो इम्पोर्ट पर डिपेंड है। तो ऐसी भी इकोनॉमीज़ होती हैं। अब बात करेंगे अदर बेसिस की। तो ये बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है, बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स। पॉपुलेशन कैन बी अनदर क्राइटेरियन फॉर डिवीजन ऑफ मार्केट। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी एक अलग क्राइटेरिया होता है मार्केट को डिवाइड करने का। जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है इट मीन्स कि वहाँ की मार्केट बड़ी है और पोटेंशियलिटी वहाँ पे ज़्यादा है, और वहाँ की पोटेंशियलिटी को असेस किया जाए एंड फिर जो है सिलेक्ट किया जाए मार्केट। तो जब आप पॉपुलेशन को एनालाइज कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा एज ग्रुप क्या है, मतलब कौन सी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा परसेंटेज की है, और सोशल क्लास, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कितने लोग लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, और सोशल क्लास इन द सेंस कि रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल लेवल, है ना, और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने हैं, जियोग्राफिक कंसंट्रेशन एंड डिफरेंसेस क्या हैं इनके, द रेट ऑफ चेंज इन ईच ऑफ अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या चेंजेस हैं रेट ऑफ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में जो अभी हमने पढ़ी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो जीएनपी की बात हो रही है, एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ एंड ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लोगों का, उस बेसिस पे जो है मार्केट को क्लासीफाई करते हैं। अब जिन
नेशंस के, जिन कंट्रीज़ के जीएनपी लार्जर हैं, लाइक यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो ये क्या हैं, आर दी बेस्ट मार्केट फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड ड्यूरेबल्स। मतलब ये यहाँ पे जो मार्केट्स है, बेस्ट मार्केट्स किस कौन से प्रोडक्ट्स के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए और ड्यूरेबल्स के लिए। तो इवन दीज कंट्री प्रोड्यूस दीज गुड बट स्टिल रिच पीपल प्रेफर टू परचेज इम्पोर्टेड आइटम। हम जानते हैं कि ये कंट्री गुड्स तो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन फिर भी जो रिच पीपल हैं वो इम्पोर्टेड आइटम को ही प्रेफर करते हैं खरीदना। इम्पोर्टेड यानी कि बाहर से मंगाई गई। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री आर हेल्दी, आई मीन वेल्दी। तो बहुत सारे लोग जो है वेल्दी होते हैं, यानी कि अमीर होते हैं, और उनके पास पैसा होता है इतना कि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को खरीद सके। तो दिस क्लासिफिकेशन इज सिमिलर टू द क्लासिफिकेशन डन और ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमीज गिवन अर्लियर, बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्री ऑक्यूपाइड टॉप पोजीशन इन जीएनपी एज वेल। तो ये वही सब है और कुछ नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स की बात करें तो कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, लाइक सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कल्चरल ग्रुपिंग्स, अदर बिहेवियरल पैटर्न एज रिफ्लेक्टेड इन यूसेज रेट, कंज्यूमर का मोटिव, अडॉप्शन प्रोसेस। तो इसके अलावा फर्म में चूज अदर वेरिएबल्स फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट। फर्म और भी वेरिएबल्स चुन सकती है मार्केट को सेगमेंट करने के लिए। तो लार्ज कंट्री में हैव डिफरेंट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हम जानते हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, बड़े बड़े देश होते हैं, उनके डिफरेंट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के। लाइक यूएसए में भी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स में आप यूएसए को डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि भाई उसी कंट्री के कुछ पार्ट में कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी, उस कंट्री के कुछ पार्ट में कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। तो यही सब है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट के सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स दो भागों में डिवाइड करके बताए गए हैं कि जो मार्केट सिलेक्शन डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। नंबर 1 फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स, नंबर 2 मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स में फर्म का साइज आ जाएगा कि फर्म साइज जो है वो मार्केट के सिलेक्शन डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि लार्ज जो फर्म्स होती है उनकी ग्रेटर कैपेबिलिटी होती है बजाय कि स्मॉल के, है ना। रिसोर्सेज फैक्टर्स की बात करें तो मार्केट सिलेक्शन ऑप्शन इंक्रीज विद द नंबर ऑफ रिसोर्सेज, लाइक मैनेजमेंट रिसोर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन स्किल्स। तो एक्सपेंडिंग कंपनी हैज़, जो कंपनी एक्सपेंड करना चाहती हैं तो उनके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए उनको। अगर उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो वो फॉरेन मार्केट में बहुत ही कम इन्वॉल्व हो पाएंगी, है ना। तो रिसोर्सेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिसोर्सेज ही लिमिटेड होंगे तो आप कैसे फॉरेन मार्केट में एंटर कर पाएंगे ना। एसेट स्पेसिफिसिटी। तो एसेट स्पेसिफिसिटी रेफर्स टू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट टेंड टू क्रिएट डिससेमिनेशन रिस्क बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ अपॉर्चुनिज्म। तो एसेट स्पेसिफिसिटी का मतलब है प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट टेंड टू क्रिएट डिससेमिनेशन रिस्क। मतलब ऐसे प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है बिकॉज अपॉर्चुनिज्म का थ्रेट है, यानी कि नहीं कि भाई अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, तो इस चीज़ का थ्रेट रहता है। और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इज़ द नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट एक्यूमुलेटेड टू अवॉइड हैजर्डस इन इंटरनेशनल मार्केट ट्रांजैक्शन। तो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या है, इज़ दी नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट, है ना, कि लोकल मार्केट की नॉलेज होना, और ताकि जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है हम हैजर्ड्स को अवॉइड कर पाएँ। इट विल बी ईजी फॉर ए फर्म टू सिलेक्ट ए फॉरेन मार्केट। ये बहुत आसान रहेगा फर्म के लिए फॉरेन मार्केट को सिलेक्ट करना दैट इज़ हैविंग अ गुड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। मतलब ऐसी फर्म्स जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो ईजीली फॉरेन मार्केट को सिलेक्ट कर लेंगी, लेकिन जिन फर्म्स के पास अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही नहीं है वो कैसे अच्छा मार्केट सिलेक्ट कर पाएंगी। तो ये इसमें है। प्रोडक्ट फैक्टर्स की बात करें तो मार्केट सिलेक्शन इज़ फर्दर इन्फ्लुएंस बाय प्रोडक्ट फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है। हाईली डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट गिव फर्म मोर पावर। अब जितना ज़्यादा एक फर्म का प्रोडक्ट यूनिक होगा, जितना ज़्यादा वो दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा, उतनी ज़्यादा पावर होगी उस फर्म की।
तो एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट डू नॉट डायरेक्टली कम्पीट, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर पाएंगे कस्टमर्स, एंड हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी आर ईजियर टू ओवरकम, उससे भी आप ओवरकम कर लेंगे। तो इफ़ दी प्रोडक्ट इज़ वीकली, लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत वीकली डिफरेंशिएटेड है, सेलर्स विल हैव टू कम्पीट ऑन द बेस ऑफ प्राइस, फिर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस के बेस पे कंपटीशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा और कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं। तो दिस कॉजेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इम्पोर्ट ड्यूटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगी, एंड प्रोडक्ट इन दी फॉरेन मार्केट टू बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, फिर जो है आपका कंपटीशन भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करेंगे। अभी हमने फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करी, अब हम मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करेंगे। उसमें नंबर 1 आता है ओवरऑल मार्केट फैक्टर्स। तो दीज फैक्टर जनरली सेंटर ऑन द साइज ऑफ मार्केट और डिमांड, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। तो ओवरऑल मार्केट फैक्टर में क्या क्या आएगा जो एक आपके मार्केट सिलेक्शन को अफेक्ट कर सकता है? नंबर 1 डिमांड हो सकती है, नंबर 2 कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की अवेलेबिलिटी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिमिलर प्रोडक्ट्स बहुत आप प्रोडक्ट बना रहे हो बिल्कुल सिमिलर ऑलरेडी बिक रहे हैं मार्केट में, की ब्रांड्स, ऐसे ब्रांड जो अच्छे खासे हैं उन पे ज़्यादा कस्टमर लॉयल है, एंड एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे फैक्टर्स हैं मार्केट के। तो अब एनालाइज करना है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को प्रोडक्शन में, एंड सेल्स ऑफ ए कंट्री डेटा फॉर एटलीस्ट 5 ईयर शुड बी एनालाइज, मतलब 5 सालों का डेटा आपको एनालाइज करना चाहिए। 1 और 2 ईयर डेटा विल बी इनसफिशिएंट, अगर आप 1 या 2 साल का डेटा लोगे तो वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा, बिकॉज टेम्प्ररी डिस्टर्बेंस में कंसील द रियल पोजीशन ऑफ द मार्केट, क्योंकि टेम्प्ररी जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से जो है रियल पोजीशन नहीं दिख पाती, तो इसीलिए आपको 5 सालों का डेटा उठाना पड़ेगा। फिर आता है जियोग्राफिकल फैक्टर। तो जियोग्राफिकल फैक्टर लाइक रीजनल डिफरेंसेस है ना, हमारे इंडिया में भी जियोग्राफिकल फैक्टर्स है ना, हम नॉर्थ में रहते हैं, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे अलग भाषा बोली जाएगी, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। तो जियोग्राफिकल फैक्टर लाइक रीजनल डिफरेंसेस होते हैं अर्बन एंड रूरल का, कि भाई गांव के लोगों का रहन सहन अलग होता है, शहरी लोगों का रहन सहन अलग होता है। सीजनल वेरिएशंस, ऑब्वियसली गर्मी में प्रोडक्ट्स की डिमांड कुछ होती है, सर्दियों में कुछ होती है, क्लाइमेट एक्सेट्रा, ये सब कंसीडर किए जाएंगे जब आप मार्केट सिलेक्ट कर रहे हो। इफ़ द क्लाइमेट ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री इज़ टू हॉट और कोल्ड, अगर जहाँ पे माल जाना है वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आपको प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी, इन्वॉल्विंग एडिशनल प्रोडक्शन, पैकेजिंग कॉस्ट, ये सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अदर फिजिकल फीचर लाइक इंसिडेंस ऑफ माउंटेन, रिवर और डेजर्ट्स ऑल्सो अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। अब आपको जहाँ पे भेजना है माल, वो एरिया कैसा है, माउंटेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, तो इससे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग सकती है। सम कंट्री में बी डिफ़िकल्ट टू कवर एक्सेप्ट बाय एयर, और कई कंट्री तो ऐसी होती हैं आपको बाय एयर ही पहुंचाना पड़ता है माल, और या फिर बाय सी यानी कि समुद्र के रास्ते से। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ द नेशन एंड ऑफ द पीपल आर इम्पोर्टेंट इन चूजिंग आउट द मार्केट। तो अभी इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लाइक नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम हो गया आपका, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वर्क हैबिट एंड ऑक्यूपेशन, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। कंज्यूमर मोबिलिटी, जियोग्राफिकली एंड विद इन सोशल क्लास स्ट्रक्चर। तो अब ये सब के रेट में अगर चेंजेस आते हैं तो इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सपोर्टर को ये भी कंसीडर करना चाहिए, और क्योंकि वो जो है पोटेंशियल कंज्यूमर एंड सप्लायर, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, ये सब आपके बिजनेस साइकिल हो गया, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ने कैसे लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, पता है ना, टैरिफ बैरियर यानी कि आपके टैक्स वगैरह हो गए, और नॉन टैरिफ हो गए थोड़े अलग, जो टैक्स के अलावा जो होते हैं बैरियर्स। तो ट्रेड एग्रीमेंट, स्टैंडर्ड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स, क्वालिटी एंड लेबलिंग स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, तो देयर इफेक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी शुड बी केयरफुली एनालाइज। तो ये भी आपको एनालाइज करना है केयरफुली, एंड दे वुड अफेक्ट, क्योंकि ये जो है अफेक्ट करेंगे इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड को।
उसके बाद कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो मार्केट का आप सिलेक्शन कर रहे हो तो वो कल्चरल फैक्टर के द्वारा तो इन्फ्लुएंस होगा ही। कल्चरल फैक्टर्स को आप समराइज़ कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कल्चरल वैल्यूज़ में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लैंग्वेजेस में डिफरेंस पाए जाते हैं, सोशल स्ट्रक्चर, उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंसेस पाए जाते हैं बिटवीन दी होम एंड फॉरेन कंट्री ऑब्वियसली। एंड फर्म हैव टू एक्लिमेट टू फॉरेन कल्चरल एनवायरनमेंट्स, तो फॉरेन कल्चरल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए फर्म को और उस हिसाब से मार्केट का सिलेक्शन करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो मोड, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को एनालाइज किया जाना चाहिए टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर सेलिंग की क्या कॉस्ट आएगी और कितना रिस्क इन्वॉल्व है। इट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डेवलप, द कॉस्ट एंड द रिस्क विल बी नेचुरली हायर। तो अगर ट्रांसपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन के जो माध्यम है उनको अगर डेवलप नहीं किया जा सकता तो रिस्क वहाँ पे ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए जब आप मार्केट को सिलेक्ट कर रहे हो। कंट्री रिस्क की बात करें तो कंट्री रिस्क समराइज ए नंबर ऑफ रिस्क विच हैव टू बी कंसीडर्ड, और कंट्री रिस्क कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है। इकोनॉमिक रिस्क इन द सेंस कि इकोनॉमिक कंडीशन जो आपकी टारगेट कंट्री है जहाँ पे आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करने जा रहे हैं वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या चेंज आया, वो एक रिस्क होता है। ट्रांसफ़र रिस्क की बात करें तो कैपिटल मूवमेंट का ट्रांसफ़र कर रहे हो, है ना, ओब्वियसली आप पैसा लगा रहे हो, कैपिटल मूवमेंट हो रही है, आपके पैसा बाहर जा रहा है तो वो भी एक रिस्क है, ट्रांसफ़र रिस्क जिसको हम बोलते हैं। एक्सचेंज रिस्क की बात करें तो हम जानते हैं एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो ये भी एक रिस्क है। और पॉलिटिकल रिस्क तो है ही कि मान लो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो फिर आप क्या कर लोगे, ये सब रिस्क होते हैं कंट्री से रिगार्डिंग। अब आप कैसे कंसिडरेशन इन सिलेक्टिंग अ न्यू मार्केट, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट, मतलब कुल मिला के कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे फॉरेन मार्केट के सिलेक्शन में। तो यहाँ पे हमें स्टेप्स गिवन है, देख लीजिए अच्छे से। पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ डेटा टू बी एनालाइज्ड। सबसे पहले तो आप डेटा निकालो ना, डाटा डेवलप करो, उसको एनालाइज करो, कलेक्ट डेटा एंड कन्वर्ट इनटू कंपेरेबल इंडिकेटर एंड एस्टैब्लिश एन अप्रोप्रिएट वेट फॉर ईच इंडिकेटर। फिर एनालाइज करो डेटा को, फिर शॉर्टलिस्ट करो मार्केट्स को और फिर आप मार्केट सिलेक्ट कर लो। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है डेवलपमेंट ऑफ डेटा टू बी एनालाइज, ये पहला स्टेप है जब आप मार्केट सिलेक्ट करने जा रहे हो। तो वाइल सम ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली दोज हु हैव सम डिग्री ऑफ सक्सेस इन देयर डोमेस्टिक मार्केट्स, ऐसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी अपनी डोमेस्टिक मार्केट में सक्सेसफुल हैं, उनको आइडिया आया कि उनको फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहिए। अपने पास एक्सपीरियंस, अपनी सेल्स के बेसिस पे उन्होंने सोचा। और स्पेशली फॉर दिस लेटर ग्रुप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई सम इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल सक्सेस इन फॉरेन मार्केट्स। तो अब इस ग्रुप के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उन इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना, ताकि जो भी फॉरेन मार्केट्स में पोटेंशियल है वहाँ पे हम सक्सेसफुल हो पाएँ और टू असिस्ट इन दी सिलेक्शन प्रोसेस, और हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है ये इंडिकेटर्स। सो अंडर द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस एप्रोप्रिएट डेटा आपको चाहिए, आपको एक सही डेटा चाहिए और उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फॉरेन मार्केट में अप्रोच करना चाह रहे हो। तो इसके कुछ इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो ओवरऑल मार्केट इंडिकेटर हो सकता है और उसमें तो वही सब आ जाएगा जो अभी हमने पढ़ा था, मार्केट डिमांड, कंज्यूमर टेस्ट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की अवेलेबिलिटी, यही सब हमने पढ़ा था। जियोग्राफिकल इंडिकेटर हो गया, इकोनॉमिक इंडिकेटर हो गया, जो अभी हमने पढ़ा था ना वही सब है, सेम टू सेम, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल वही का वही है डेटा। तो वो आपने अभी पढ़ा होगा ना, बिल्कुल सेम है। तो ये इंडिकेटर्स होंगे और इन इंडिकेटर्स को एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद का स्टेप जो है वो है डेटा को कलेक्ट करना और फिर उस डेटा को कन्वर्ट करना कंपेरेबल इंडिकेटर्स में। तो नेक्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्ट करना। अब इन जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े, इन इंडिकेटर से डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा को कन्वर्ट करना, कंपैरिजंस करना, बोथ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में, मतलब दोनों ही तरह का डेटा आप कलेक्ट कीजिए, प्राइमरी भी, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन भी करिए
और ऑलरेडी जो पब्लिश डेटा यानी कि सेकेंडरी डेटा उसको भी कलेक्ट किया जाना चाहिए। तो सेकेंडरी डेटा इज़ कलेक्टेड फर्स्ट। ऑब्वियसली सेकेंडरी डेटा को आप पहले कलेक्ट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और फिर भी प्राइमरी रिसर्च भी आपको करनी ज़रूरी है। और व्हेन कलेक्टिंग इंटरनेशनल सेकेंडरी डेटा देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स। तो जब आप इंटरनेशनल सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, एंड कुछ लिमिट तक प्रॉब्लम्स भी होंगी। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कंपेरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी डेटा की, और कितना वो एक्यूरेट है, और ऑब्वियसली कॉस्ट तो लगेगी। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब यहाँ पे सोर्सेज बताए गए हैं, मार्केट की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिल सकती है जब आप रिसर्च कर रहे हो फॉरेन मार्केट्स पर। तो एक्सपोर्टर विल यूजुअली वांट जियोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल और इससे रिलेटेड डेटा चाहिए होता है। तो वो जो है इन सोर्सेज से, यहाँ पे हमें सोर्सेज गिवन है लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कोई सर्वे किया गया हो, वो डेटा अगर पब्लिश हुआ हो तो वहाँ से डेटा ले सकते हैं। इंडियन मिशन अब्रॉड और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन, ये सारे सोर्सेज हैं डेटा के। तो इनके बारे में, इनसे जो है डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ये सारे हमें सोर्सेज गिवन है और इनसे जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और सेंट्रल बैंक में नेशनल बैंक हो गया, फॉरेन बैंक्स हो गए, पब्लिश डेटा हो गया। तो ये सारे जो है एक तरीके से मतलब जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट करोगे वो है, ठीक है। तो द कलेक्टेड डेटा देन नीड टू बी कन्वर्टेड। फिर जब आपने डेटा को कलेक्ट कर दिया फिर उसको आप कन्वर्ट करो सिलेक्टेड इंडिकेटर में, एंड 2 पॉइंट स्कोर, और फिर आप स्कोर दो एंड उनको। तो वेरियस मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं इसको अचीव करने के लिए, और जजमेंट तो ऑब्वियसली होगी। और अनदर मेथड है कंपेयर करना कंट्री डेटा को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट। उसके बाद इस्टेब्लिश, थर्ड स्टेप आता है इस्टेब्लिश एन अप्रोप्रिएट वेट फॉर ईच इंडिकेटर। तो अब आपने इंडिकेटर को वेट्स देने हैं। तो थर्ड स्टेप है अप्रोप्रिएट वेट्स दिए जो है इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए इंडिकेटर्स के लिए जो उनकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता हो। लाइक किसी को आपने इकोनॉमिक फैक्टर्स को आपने वेट दे दिया 2 का, या फिर पॉलिटिकल फैक्टर को दे दिया 3, है ना। वेट्स आप असाइन करेंगे। और द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिकेटर इन प्रिडिक्टिव फॉरेन मार्केट पोटेंशियल। फिर जो है हमको उस इंडिकेटर के वेट्स के बेसिस पे पोटेंशियल पता लगेगा। और दिस प्रोसीजर रिजल्ट इन ईच इंडिकेटर रिसीविंग अ वेट दैट रिफ्लेक्ट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली हम किसी को ज़्यादा वेट दे रहे हैं, इसका मतलब वो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी को हम कम वेट असाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो फैक्टर कम इंपॉर्टेंट है, वो इंडिकेटर कम इंपॉर्टेंट है। तो अब असाइनमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड वेट्स एज वेल एज द सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन ग्लोबल एंटरप्रेन्योर टू अनदर। ऑब्वियसली अब एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर किसी फैक्टर को ज़्यादा वेट दे रहा है, ज़्यादा पॉइंट दे रहा है, या किसी फैक्टर को दूसरा एंटरप्रेन्योर कम दे रहा है उसी सेम फैक्टर को, तो ये वेरी हो सकता है, यानी कि डिफरेंट हो सकता है। और रिगार्डलेस दिस रिक्वायर इंटेंसिव थिंकिंग। ऑब्वियसली आप वेट दे रहे हो, आप वो वेट असाइन कर रहे हो, आप पॉइंट दे रहे हो इंडिकेटर्स को, तो इसके लिए आपको इंटेंसिव थिंकिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, तभी आप जो है एक बेटर मार्केट सिलेक्शन डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद फोर्थ जो हमारा स्टेप आता है वो आता है डेटा को एनालाइज करना, मार्केट्स को शॉर्टलिस्ट करना। अब स्टेप 4 में यही है कि डेटा की तरफ देखना, एक्सपोर्टर को केयरफुली उस रिज़ल्ट को क्वेश्चन करना, कंसीडर करना अलग अलग कॉन्स्टेंट को। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए फर्म टू डू बिजनेस इन द इंटायर वर्ल्ड। हम जानते हैं किसी फर्म के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर ले, तो उसको सिलेक्ट करना ही होगा कुछ पॉसिबल मार्केट्स को, सभी टोटल मार्केट्स में से। तो अब इस पर्पस के लिए जो कलेक्टेड डेटा है उसको वो हेल्प करेगा कि हाँ भाई कौन कौन से मार्केट्स में जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड ऑन दी अदर हैंड ये भी हेल्प करेगा कि हमको कौन कौन सी मार्केट्स को अवॉइड कर देना चाहिए, यानी कि जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग आपने रिजेक्शन भी कर दिया और आपने कुछ कुछ एक्सेप्ट भी कर लिए, जिस वजह से आपने मार्केट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया। तो जब मार्केट शॉर्टलिस्ट हो गई है, इसके बाद का स्टेप है सिलेक्ट दी एप्रोप्रिएट मार्केट फॉर मार्केट रैंकिंग। अब मान लो आपने 5 मार्केट सिलेक्ट कर लिए, शॉर्टलिस्ट कर लिए, अब आप उसमें से एक कोई चुनोगे और उसमें रैंकिंग दोगे और उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लोगे। तो आफ्टर एनालाइजिंग वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे।
अब हम अपने न्यू टॉपिक की बात करते हैं जो कि है ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन। तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के क्वेश्चन पेपर में, ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन। तो आज की वीडियो में पूरा ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन हम कवर कर लेंगे, थोड़ा सा ही है। तो बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन की। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि हम मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग सबसेट में, और दैट बिहेव इन द सेम वे, मतलब ऐसे सबसेट जहाँ पे कस्टमर्स के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर्स का बिहेव जो है वो सेम वे में है, उनकी जो नीड्स हैं वो सिमिलर हैं, उस बेसिस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं। और ये जो सबसेट होता है में कंसीवेबली बी चूजन एज अ मार्केट टारगेट टू बी रीच्ड विद अ डिस्टिंक्टिव मार्केट स्ट्रैटेजी। तो हम हर सबसेट को चूज़ करेंगे एक मार्केट टारगेट के तौर पे टू बी रीच्ड विद अ डिस्टिंक्टिव मार्केट स्ट्रैटेजी, ताकि अलग अलग मार्केट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, है ना, हर सबसेट के लिए। तो द प्रोसेस बिगिंस विद द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ये सेगमेंटेशन के बेसिस पे होता है। अब प्रोडक्ट स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंसेस में कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स, उनका रिस्पॉन्सिवनेस, और पॉसिबिलिटीज़ आर परचेज बिहेवियर, यूसेज, बेनिफिट्स, लॉयल, प्रेफरेंस, ये सब वेरिएबल्स होते हैं इसके बेसिस पे। और कि भाई कस्टमर्स का परचेज बिहेवियर क्या है, किस रेट से यूसेज कर रहा है वो प्रोडक्ट्स को, और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या उसकी लॉयल्टीज़ होती हैं, मतलब किस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए या उस प्रोडक्ट के प्रति वो कितना लॉयल है, क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो इस बेसिस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन को आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ सेगमेंट्स को, कंट्री ग्रुप्स और इंडिविजुअल कंज्यूमर ग्रुप्स अक्रॉस कंट्री, मतलब कंट्री ग्रुप हो गया या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप्स बोल सकते हैं आप इसको, और ऑफ पोटेंशियल कस्टमर विद होमोजीनियस एट्रीब्यूट्स, यानी कि ऐसे कस्टमर जिनकी सेम क्वालिटीज़ हैं, हु आर लाइकली टू एग्जिबिट सिमिलर बाइंग बिहेवियर, यानी कि जिनका बाइंग बिहेवियर बहुत सिमिलर हो। तो ये ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्ल्ड मार्केट को डिवाइड करते हैं अलग अलग सबसेट्स में, कस्टमर के सबसेट में, ऐसे कस्टमर जो सेम वे में बिहेव करते हों, जिनकी नीड्स सिमिलर हों। तो यही हमारा ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन है कि हम वर्ल्ड की मार्केट को क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं अलग अलग सबसेट्स में, और ऐसे कस्टमर्स का सबसेट्स हम बनाते हैं जो सेम वे में बिहेव करें और जिनकी नीड्स जो हैं वो सिमिलर हो। तो अब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इफ़ेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन की। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू माइकल एंड वैगनर। सेगमेंट जो है वो शुड पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मेजरेबिलिटी, साइजेबल, एक्सेसिबिलिटी, एक्शनेबिलिटी, सस्टेन। तो ये सारे क्या हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपको इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन करना है तो क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा। नंबर 1 मेजरेबिलिटी की बात करेंगे तो सेगमेंट शुड बी इजी टू डिफाइन एंड मेजर। ऐसा सेगमेंट होना चाहिए जिसको आप आसानी से डिफाइन कर पाएँ, आसानी से मेजर कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव ट्रेट्स सच एज हो गए सोशो इकोनॉमिक वेरिएबल कैन easily be gauged but the size of the segment based on the culture और lifestyle is much harder to measure। तो इन्होंने बोला है कि पर कैपिटा इनकम, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम को तो आप आसानी से मेजर कर लोगे, लेकिन वहाँ के कल्चर और वहाँ के लाइफस्टाइल को आप कैसे मेजर करोगे, ये थोड़ा हार्डर हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया। साइजेबल की बात करें तो सेगमेंट शुड बी लार्ज इनफ टू बी वर्थ गोइंग आफ्टर। तो आपका सेगमेंट जो है लार्ज होना चाहिए, तभी वो जो है वर्थ रहेगा। एंड ब्रिटेन एंड हांगकॉन्ग कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एज द सेम बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन हांगकॉन्ग। तो यहाँ पे बोला गया है कि ब्रिटेन और हांगकॉन्ग को आप एक साथ ग्रुप कर सकते हो बिकॉज, क्योंकि पहले ब्रिटिश सुप्रीमेसी होती थी हांगकॉन्ग में, लेकिन उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिफ़र करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो सेगमेंट आपका ऐसा होना चाहिए शुड बी ईजी टू रीच, जहाँ मतलब आसानी से आप उसको एक्सेस कर पाएँ। उसके बाद ताकि आप जो है
प्रमोशनल और डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स लगा पाएँ। और यहाँ पे बोला भी गया है एक्सेसिबिलिटी में कि चाइना सीम्स टू बी अट्रैक्टिव मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स शेयर साइज, बहुत बड़ा मार्केट है तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव है। एक्शनेबिलिटी की बात करें तो इफ़ेक्टिव मार्केट प्रोग्राम, 4 P's तो आप जानते ही हैं, और जो कि होते हैं हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, है ना। और तो इफ़ेक्टिव मार्केट प्रोग्राम, ये जो 4 P's हैं, इनको आपको डेवलप करना चाहिए, ये इजीली डेवलप होने चाहिए। तो अगर सेगमेंट जो है डू नॉट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, अगर सेगमेंट जो है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं होता, डिफरेंटली रिस्पॉन्ड नहीं होता, तो देयर इज़ नो नीड टू सेगमेंट द मार्केट्स, फिर मार्केट को सेगमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी लिया है कि सर्टेन लीगल इशू नीड टू बी कंसीडर्ड, कि आपको लीगल इशू को ध्यान में रखना है जब आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि कई कंट्रीज़ में जो है लाइक यहाँ पे बोला भी गया है, फॉर एग्जांपल मैनी कंट्रीज सच एज इंडिया डू नॉट अलाउ डायरेक्ट स्लैंडरिंग ऑफ द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, कि आप कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को एडवर्टीज़मेंट में शो नहीं कर सकते, है ना, कि हाँ आप दिखाएं कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से डिफेमेशन हो जाता है। सब्सटेंशियल की बात करें तो मार्केट सेगमेंट शुड बी लार्ज और प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व। सब्सटेंशियल इन द सेंस कि मार्केट आपका लार्ज होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट और कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट इन ग्लोबल मार्केट स्मॉल कंपनी ऑफन प्रेफर एंट्री ऑफ लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं तो ग्लोबल मार्केट में जब वो एंटर करती हैं तो ऐसे मार्केट में एंटर करती हैं जो लेस कॉम्पिटिटिव हो, जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन ना हो। तो ये भी आप ध्यान रखें कि कंपटीशन एंड इंटेंसिटी क्या है, इसको ध्यान रख के सेगमेंटेशन करना चाहिए। ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी अटेनेबल, कि मार्केट ऐसा होना चाहिए, मार्केट का सेगमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उस पर आपको रिटर्न अच्छा खासा मिले। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है करंटली लैटिन अमेरिकन मार्केट हैव गुड ग्रोथ पोटेंशियल, है ना ये सब। तो अब जो मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था ना वो इसी पे आया था कि बेसिस बताने थे हमें ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन के। तो बेसिस की बात करते हैं, किसके बेसिस की, ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस की। तो मोस्ट अर्ली सेगमेंटेशन एफर्ट्स वर बेस्ड ऑन मैक्रो कंसिडरेशन। पहले क्या होता था, सेगमेंट्स के सेगमेंटेशन एफर्ट्स जो थे वो मैक्रो कंसिडरेशन के बेस पे लिए जाते थे। तो बेसिकली हम अपने बेसिस पे ही आ जाते हैं। नंबर 1 हमारा जो बेसिस है जियोग्राफिक है सेगमेंटेशन, उसके बाद डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है। देखिए यहाँ पे हमें एक चार्ट भी दिया हुआ है, इस चार्ट को याद कर लीजिए। ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस हैं ये, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, कल्चरल, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, बेनिफिट, एनवायरमेंटल, है ना। ये जब हमने मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ा था तो ये सब पढ़े थे ना, तो कुछ इसी प्रकार का ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन भी है और इसके बारे में हमें डिटेल्स गिवन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की। तो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड करता है वर्ल्ड को जियोग्राफिक सबसेट में, यानी कि अलग अलग लोकेशंस के बेस पे आप इनको बोल सकते हो। तो दिस इज़ बेस्ड अपॉन द रीजन मतलब एरिया के बेसिस पे होता है ये। और इकोनॉमिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की भाई कौन सी लोकेशन या कौन सी कंट्री जो है उनका डेवलपमेंट का स्टेज कैसा है, नेशन क्या है, सिटी का साइज़ क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का। इवन द ZIP कोड यानी कि जिप कोड भी यहाँ पे बताया गया है। तो इट इज़ ईजी टू फॉर्म कंट्री सेगमेंट यूजिंग रीजनल ब्लॉक्स आप बना सकते हो, लाइक नाफ्टा वो है आई थिंक नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया नाफ्टा। एंड EU आप जानते हो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं यूरोप की ही। तो ये सारे जो है क्या है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है। हाउएवर द वैल्यू ऑफ सच सेगमेंट में वेरी, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो अलग हो सकती है क्योंकि नीड अलग है, तो नीड पे डिपेंड करता है। तो ग्रुपिंग्स आर वायबल फॉर डेवलपिंग ट्रेड पॉलिसीज़ बट नॉट फॉर मार्केटिंग प्रोडक्ट गिवन ट्रेमेंडस वेरिएशन इन अदर फैक्टर्स। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स में वेरिएशन होते हैं
डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो यही जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के बारे में था कि जियोग्राफिक सेगमेंटेशन हैज़ सम लिमिटेशन भी हैं इसकी कुछ। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जापान और वियतनाम का इन्होंने उदाहरण लिया है कि जापान और वियतनाम दोनों ही ईस्ट एशिया में है, लेकिन एक की हाई इनकम है और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड अदर इज़ एन एमर्जिंग, लेकिन दूसरी जो है वो अभी इमर्ज हो रही है और वो लेस डेवलप्ड है दोनों ही ईस्ट एशिया में, है ना। लेकिन एक बहुत ज़्यादा हाई मतलब इनकम वाली कंट्री है लाइक जापान, और वियतनाम जो है वो लेस डेवलप्ड है। तो ये भी उदाहरण दिया गया हमें। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें तो डेमोग्राफिक में आपके क्या आते हैं, एज हो गया, जेंडर हो गया, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। तो इस बेसिस पे सेगमेंटेशन किया जाता है। तो ये तो आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल्चरल की बात करें तो ऑब्वियसली आप जानते हो कल्चर अलग अलग होता है ना। इसमें आपके रिलीजन आ गए, इसमें आपकी एजुकेशन आ गया, ट्रेडिशन आ गए, कस्टम्स आ गए, लैंग्वेजेस आ गए, और एंड एस्थेटिक प्रेफरेंसेस ऑफ द सोसाइटी दैट आर मच हार्डर टू कॉम्प्रीहेंड। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है होफस्टीड्स क्लासिफिकेशन स्कीम प्रपोजेस 5 कल्चरल डायमेंशन। तो इन्होंने 5 कल्चरल डायमेंशन दिए हैं, और लाइक इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, ये पहला इन्होंने दिया है कल्चरल डायमेंशन। दूसरा है पावर डिस्टेंस, तीसरा है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, चौथा है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी एंड स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन, लॉन्ग टर्म हो सकता है या शॉर्ट टर्म। अब देखो एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड फ्रॉम वन कल्चर क्लस्टर दैट इज़ मीडियम हाई, मतलब इनका जो है मीडियम से हाई होता है, और ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड हाई ऑन मैस्कुलिनिटी। तो दीज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स सिग्निफाई दी प्रेफरेंस ऑन हाई परफॉर्मेंस। ये जो कल्चरल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये प्रेफरेंस को सिग्निफाई करती है कि भाई किस प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं यहाँ पे, और कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, तभी आप जो है अचीव कर पाएंगे वहाँ पे सक्सेस को। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व है डिवाइडिंग बायर इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सोशल क्लास एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पे उनके एटीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी, उनके लाइफस्टाइल, उनके प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आप डिवाइड करोगे। तो मोस्ट फर्म इन ग्लोबल मार्केट सेगमेंट देयर मार्केट विद रिस्पेक्ट टू अबव फैक्टर, और जो भी हमने पढ़े। और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है पोर्शे एजी, द जर्मन स्पोर्ट कार मेकर है ये, मतलब पोर्शे एजी एक जर्मन स्पोर्ट कार मेकर कंपनी है। टर्न्ड टू साइकोग्राफिक्स आफ्टर वॉचिंग वर्ल्ड वाइड सेल्स डेक्लाइन फ्रॉम 50,000 यूनिट, मतलब इन्होंने जो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन किया, और जब इन्होंने देखा कि इनकी जो वर्ल्ड वाइड सेल है वो डेक्लाइन हो रही है, 50,000 यूनिट से सीधा 14,000 यूनिट्स पे आ गई है, तब इन्होंने साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन किया। बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बात करें तो ये फोकस करता है कि वेदर पीपल बाय एंड यूज़ अ प्रोडक्ट, कि लोग हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और यूज़ करेंगे, एज वेल एज हाउ मच दे यूज़ इट, और वो कितना यूज़ करेंगे। कंज्यूमर कैन बी सेगमेंटेड विद रिस्पेक्ट टू द यूसेज रेट, कि उनका यूसेज रेट क्या रहेगा जब वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। तो क्या वो उस प्रोडक्ट को डेली यूज़ करेंगे, क्या वो उस प्रोडक्ट को वीकली यूज़ करेंगे, या 3-4 दिन में करेंगे, या मंथली करेंगे। तो यूसेज रेट की बात की गई है। तो द यूज़र स्टेटस कुड बी पोटेंशियल यूज़र, नॉन यूज़र, ये सब बिहेवियरल के अंतर्गत आ जाएगा। बेनिफिट सेगमेंटेशन इज़ ऑफन यूज्ड, ये भी ग्लोबल मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग के लिए, कि भाई ये प्रोडक्ट क्या बेनिफिट दे रहा है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट का पर्पस क्या है। हैली के अकॉर्डिंग द बेनिफिट्स दैट पीपल आर सीकिंग इन कंज्यूमिंग अ गिवन प्रोडक्ट आर द बेसिक रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू मार्केट सेगमेंट। भाई अगर प्रोडक्ट कोई बेनिफिट दे रहा है जब भी तो उस प्रोडक्ट की मतलब तभी तो लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। तो यही तो एक बेसिक रीज़न है एक ट्रू मार्केट सेगमेंट का। तो बेनिफिट सेगमेंटेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसपे कंज्यूमर की बेनिफिट्स, मतलब हम क्या करते हैं, कस्टमर का सेगमेंटेशन करते हैं बेनिफिट्स के बेसिस पे, कि ये जो बेनिफिट्स हैं
ये कैसे हैं, प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स, सर्विसेज या जो भी है। तो बेनिफिट सेगमेंटेशन ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदे, वो आपके प्रोडक्ट को क्यों प्रेफर करेगा। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल सेगमेंटेशन। तो एनवायरमेंटल सेगमेंटेशन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन को फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल, लीगल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इन ईच कंट्री। तो इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया गया है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आप बोल सकते हो, लीगल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक जीडीपी आप यूज़ कर सकते हो, और ये सब हमारे अब आते हैं हमारे एडवांटेजेस क्या हैं ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन की। उसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन का एडवांटेज नंबर 1 है फोकस ऑफ द कंपनी। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू इंक्रीज द फोकस ऑफ ए फर्म। तो मार्केट सेगमेंटेशन एक इफेक्टिव मेथड है जिसमें फर्म का फोकस इंक्रीज होता है। मार्केट सेगमेंट्स किए जाते हैं वर्ल्ड में, जैसे एग्जांपल भी दिया है कि इफ़ अ फर्म हैज़ बेटर फोकस, अगर फर्म का फोकस बेटर है ऑब्वियसली इट विल हैव बेटर रिटर्न्स। फर्म का फोकस अच्छा है तो रिटर्न भी उसको अच्छा ही मिलेगा। न्यूमरस ऑटोमोबाइल कंपनी हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्मॉल कार सेगमेंट। बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है स्मॉल कार सेगमेंट्स पे फोकस करना। मोर ओवर जापान की जो ऑटोमोबाइल कंपनी है हैव एक्सेल्ड मोर देन इट्स यूएस से काउंटर पार्ट बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन फ्यूल इकोनॉमी। लेकिन जो जापान की इन्होंने बोला है और ऑटोमोबाइल कंपनी, उन्होंने भी जो है फोकस किया है अपनी फ्यूल इकोनॉमी पे फोकस किया है। और दिस हैज़, फ्यूल इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि कार्स ऐसी होनी चाहिए जो फ्यूल जिसमें कम लगे, है ना। एंड दिस हैज़ मेड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू बी हाई। इससे क्या होता है कि जो भी वो पैसा लगा रही है ऑटोमोबाइल्स कंपनी अपने बिजनेस पे, उन पर रिटर्न अच्छा मिलता है फिर उनको। तो ये पहला है। दूसरा है मार्केट एक्सपेंशन। तो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन एक टाइप है सेगमेंटेशन का, वेयर एक्सपेंशन इज़ इमीडिएटली पॉसिबल, जहाँ पे आप अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हो। इफ़ यू हैव योर मार्केट स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, आपकी मार्केट स्ट्रेटजी जो है वो जियोग्राफिक बेसिस पे है, तो आप क्या करोगे, एज सून एज यू एंटर अ पर्टिकुलर टेरिटरी, आप किसी अनदर कंट्री में एंटर कर जाओगे और आप अपने जो है एक्सपेंड कर लोगे अपने मार्केट को। इन सेम वे अगर आप टारगेट कर रहे हो कस्टमर बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक फैक्टर के बेस पे, तो आप सिमिलर प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर सकते हो। तो सेगमेंटेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके मार्केट एक्सपेंशन में। तो इसीलिए मार्केट एक्सपेंशन भी क्या है, एक एडवांटेज है जियो ग्लोबल सेगमेंटेशन का। तो यू कैन नॉट एक्सपैंड टू अ टेरिटरी व्हेन यू हैव नो आइडिया। अब आप किसी टेरिटरी में एक्सपैंड, अपने मार्केट को एक्सपैंड कर ही नहीं पाओगे जब आपको कोई आइडिया ही ना हो सेगमेंट कैसे करते हैं। तो इसीलिए सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको मार्केट को क्या करना हो, एक्सपैंड करना हो। उसके बाद कस्टमर रिटेंशन, अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर रिटेन रहे, वो आपके प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदें, तो ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप सेगमेंटेशन यूज़ करोगे तो आप कस्टमर रिटेंशन को भी एनकरेज कर पाओगे थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ ए कस्टमर। तो बेस्ट एग्जांपल इसका है ऑटोमोबाइल एंड द एयरलाइन सेगमेंटेशन, जो कि फाउंड होता है हॉस्पिटैलिटी सेगमेंटेशन में। इट कुड बी होटल, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, है ना। तो इन इंडिया टाइटन एक एग्जांपल है विच आर प्लान्ड थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ ए कस्टमर। टाइटन इज़ फॉलोइंग प्राइस सेगमेंट एज वेल एज साइकिल सेगमेंट को भी ये फॉलो कर रहा है। 10 जो वॉच होती है ना टाइटन की, वो हर कस्टमर के लिए अवेलेबल है। जो टाइटन शोरूम में जाएगा, चाहे वो बच्चा जाए, चाहे वो जवान जाए, चाहे वो बूढ़ा जाए, तो सबके हिसाब से उन्होंने वॉचेस अवेलेबल है। तो अगर कोई व्यक्ति आज टाइटन यूज़ कर रहा है और वो 20 साल बाद भी टाइटन यूज़ करेगा, तो उस टाइप की वॉचेस भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये भी है कस्टमर रिटेंशन, अगर आपको रखना है कि कस्टमर जो है आपका सालों साल बना रहे। बेटर कम्युनिकेशन की बात करें, ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन अनेबल करता है कि फर्म जो है एक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स टूल चूज़ करे ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए अपने टारगेट मार्केट के साथ। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ए डिज़ाइन एक्सेप्टेड इन इंडिया माइट नॉट बी एक्सेप्टेड इन जर्मनी। भाई ऐसा डिज़ाइन जो इंडिया में तो एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन हो सकता है वो
जर्मनी में एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो इसीलिए बेटर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रमोशनल मैसेज दिया जाएगा तो जो है आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, तो सेगमेंटेशन, ग्लोबल सेगमेंटेशन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाता है, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करता है, ब्रांड रिकॉल, ब्रांड इक्विटी, कस्टमर रिटेंशन। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और डू यू एवर सी पीपल नेगोशिएटिंग इन अ नाइक, गुच्ची और BMW शोरूम, कि अगर कोई पर्सन गया नाइक के शोरूम में, गुच्ची के शोरूम में या फिर BMW के शोरूम में, क्या उन्होंने कभी भी नेगोशिएट किया प्राइस से रिलेटेड? कभी भी नहीं। तो वन ऑफ द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस ब्रांड इज़ देयर सेगमेंटेशन। तो ये जो उनके अंदर यूनिकनेस है वो इसी वजह से तो है कि उन्होंने सेगमेंटेशन किया। उन्होंने अपने जो कस्टमर है वो रिच क्लासेस के होते हैं बेसिकली, है ना। तो देयर आर इन फैक्ट टारगेटिंग सेगमेंट विच हैव नो, मतलब ऐसे उन्होंने टारगेट करे सेगमेंट जहाँ पे बार्गेनिंग लोग करे ही ना, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे हायर होती है। टारगेट द प्रॉपर सेगमेंट एंड योर फर्म विल वॉक अवे विद द बेटर कंपनी एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये था सेगमेंटेशन का पूरा टॉपिक। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।